Okay, good morning, students. Today I am going to teach you adverb. It is one of the most important chapters for every competitive examinations. बहुत से विद्यार्थी रिक्वेस्ट किए कि सर एडवर्ब के बहुत सारे क्वेश्चंस फंस जा रहे हैं, आप उन्हें पढ़ा दीजिए पहले। तो मैं आज आप लोगों को एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कहा गया है एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ ए स्पीच एक्सेप्ट इंटरजेक्शन, यानी यह इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच की विशेषता को बता सकता है। डेफिनेशन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ये जूनियर क्लास की चीज़ें हैं। हम सीधे आते हैं इसके काइंड्स को बताएंगे और जो मेन चीज़ें हैं जिनसे कॉम्पिटिशन में प्रश्न आता है हम उन्हें आपको बताने जा रहे हैं। तो एडवर्ब मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब, यानी एडवर्ब के वे शब्द जो सिंपल हों उन्हें सिंपल एडवर्ब कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हम उस एडवर्ब को कहते हैं जो प्रश्न बनाने का काम करता है। और तीसरा एडवर्ब होता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब कौन से एडवर्ब हैं? तो जो कंबाइन करते हैं, सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करते हैं, साथ ही साथ एंटीसीडेंट की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो अब चूंकि हमें प्रश्नों को ध्यान में रखना है इसलिए हम डेफिनेशन को बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं। जनरल क्लासरूम में या ऑफलाइन क्लास में सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड में मैं लिखवाता हूं, लेकिन अभी प्रश्नों पर फोकस करना है हमें, तो हम फिर अब इसके इंपॉर्टेंट पहलू पर आते हैं। तो सिंपल एडवर्ब जो है इसमें एडवर्ब के सिंपल शब्द आते हैं। अब इस सिंपल एडवर्ब में काइंड्स होते हैं जिनमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ये सिंपल एडवर्ब के 6 प्रकार होते हैं। इन 6 प्रकार को मैं आपको इस तरह से पढ़ाने जा रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन एडवर्ब का आपसे नहीं छूटेगा। मैं सब ट्रिकी टाइप पढ़ाऊंगा और देखते ही आप एरर को डिटेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला होता है इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम। इन सबके नाम से ही स्पष्ट है, आप देखें एडवर्ब ऑफ टाइम से स्पष्ट है कि यह टाइम को व्यक्त करेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्पष्ट है कि यह प्लेस को व्यक्त करेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर किसी काम को करने का तरीका होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यह बताता है कि कोई काम कितनी बार किया गया या कितनी बार होने वाला है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी काम की मात्रा को बताता है। कुछ लेखक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं और एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट भी कहते हैं। यह पैमाना बताता है, यह काम के क्वांटिटी को बताता है कि कोई काम किस मात्रा में किया गया। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी इसमें कुछ एक्सेप्ट किया जाता है। और एडवर्ब ऑफ निगेशन जिसमें कुछ रिजेक्ट किया जाता है, निगेट किया जाता है। तो अब सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम तो थोड़ा सा इसमें हम आपको बता देते हैं कि अगर हमें किसी वाक्य में से एडवर्ब ऑफ टाइम को डिटेक्ट करना है तो क्या ट्रिक होगा, कैसे हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो अगर कोई भी शब्द कब या कितने बजे का उत्तर दे पा रहा हो, कब या कितने बजे का उत्तर दे रहा हो कोई शब्द, तो वह निश्चित तौर पर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। यानी व्हेन या एट व्हाट टाइम, व्हेन या एट व्हाट टाइम के आंसर में आने वाले सभी शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम ही होते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह टाइम को डिनोट करेगा, टाइम को एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा।
क्या क्या है इसके अंतर्गत, तो दीज आर एज फॉलोज, दीज आर एज फॉलो, सभी टाइम वाले शब्द आएंगे। मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एगो, बिफोर, नाउ, देन, still, yet, so far, up to now, by now, up to the present, already, earlier, at present, presently, shortly, just now, right now, immediately, इंस्टेंटली, etc और भी होते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि ये सभी शब्द जो है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, अगो, बिफोर, नाउ, देन, स्टिल, येट, सो फार, अप टू नाउ, बाय नाउ एंड एटसेट्रा, ये सभी शब्द टाइम को ही व्यक्त करते हैं। अब इनमें जो खास चीजें हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैं ट्रिकी मेथड से आपको बताने जा रहा हूं। आप टुडे, टुमारो, यस्टरडे के प्रयोग से भली भांति परिचित हैं। अगो, बिफोर भी आप जानते होंगे, लेकिन इससे प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो हम अब इनको बताने जा रहे हैं एक एक करके। So first we have to discuss use of ago and before। आपको मालूम है कि इन दोनों का हिंदी पहले होता है। इसमें बिफोर शब्द जो है कंजंक्शन का भी काम करता है, और जब यह कंजंक्शन का काम करता है तो दो वाक्यों को जोड़ता है, और वहां इसका हिंदी हो जाता है के पहले। तो अगो और बिफोर को कैसे डिफरेंशिएट करें, अगर इनसे प्रश्न आते हैं तो हम कैसे जल्द से जल्द उन्हें बना लेंगे। तो आप देखिए, एगो जो है दोनों का अर्थ सेम होता है। एगो का प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। एगो का प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, और बिफोर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में करते हैं। परफेक्ट टेंस यानी तीनों परफेक्ट टेंस में हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो जब भी कहीं भी एगो और बिफोर में आपको अंतर करना पड़े तो आप टेंस से अंतर करेंगे। अगर वाक्य सिंपल पास्ट में लिखा गया है तो उसमें आप अगो का प्रयोग करें। अगर वाक्य परफेक्ट टेंस में लिखा गया है तो आप बिफोर का प्रयोग करें। जैसे he has gone there several times dash। दूसरा, I had done it many times dash। और तीसरा, he bought a car 2 months dash। हमारे पास 3 सेंटेंस है,
पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो या वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो उस स्थिति में आप अगो का प्रयोग करने से बचें। आपको बिफोर का प्रयोग करना होगा इन दोनों वाक्यों में। और यह लास्ट जो है यह सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए इसमें हमें अगो का प्रयोग करना होगा। अब इसके परीक्षाओं में एरर दिए जाते हैं, तो जब एरर दिए जाते हैं तो ये ट्रिक अगर आपको याद है और ये फिगर केवल आप ध्यान से देख लें तो आप एरर को इजीली बना देंगे, जरा से भी कठिनाई आपको नहीं होगी। तो एगो और बिफोर क्लियर हुआ। नेक्स्ट, जस्ट एंड जस्ट नाउ। जस्ट नाउ और राइट नाउ का प्रयोग कहां करें, सब ट्रिकी टाइप है। जस्ट का प्रयोग हम अभी अभी, तुरंत, जस्ट और जस्ट नाउ हम 2 नंबर में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो अभी अभी, तुरंत, कुछ क्षण पहले के अर्थ में करते हैं। इन्हें यूज किस तरह के वाक्यों में करते हैं हम, तो सामान्यतः इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जस्ट नाउ या राइट नाउ के प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों का अर्थ वही सब होता है और एक तो बढ़ जाता है अभी। तो अभी, अभी अभी, तुरंत या कुछ क्षण पहले, इन अर्थों में हम जस्ट नाउ या राइट नाउ का प्रयोग करते हैं। अब समझना है कि इन्हें प्रयोग करते कहां हैं, तो इनका प्रयोग पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम या पास्ट टाइम को व्यक्त करना हो तो हम जस्ट नाउ या राइट नाउ का प्रयोग करते हैं, और यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो हम जस्ट का प्रयोग करते हैं। ये अब यहाँ एक और टेक्निक मैं बताता हूं जिससे देखते आप क्लियर कर लेंगे कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें। अगर एक्सुलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, एक्सुलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में भरना हो तो आप हमेशा जस्ट का प्रयोग करें। एक्सुलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में भरना हो तो आप हमेशा जस्ट का प्रयोग करें। और यदि वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब दिया हो, अदर वर्ड्स दे दिया हो और इसके बाद भरना हो तो आप वहां या तो जस्ट नाउ का प्रयोग कर दें या राइट नाउ का प्रयोग कर दें। जैसे he went there dash, दूसरा she is busy dash, I have dash returned from पटना। 3 सेंटेंस मैंने यहां दिया है। पहला सेंटेंस ही वेंट देयर डैश सिंपल पास्ट टेंस में है और हमें भरना है लास्ट में। अदर वर्ड्स के बाद में जस्ट का प्रयोग कभी नहीं होगा, यहाँ अदर वर्ड्स के बाद में भरना है, इसलिए यहाँ हम भर देंगे जस्ट नाउ। इस वाक्य में भी हमें वाक्य के लास्ट पार्ट में भरना है, एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट के बाद में भरना है, इसलिए यहाँ भी हम भरेंगे
जस्ट नाउ, और यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में भरना है और वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी है, तो इस स्थिति में हम यहाँ प्रयोग करेंगे जस्ट का। अब एक बात मैं और बता दूं कि कभी कभी बोलचाल की अंग्रेजी में ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस V4 के बीच में, यह ट्रिक भी आपको सीखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश में इसका खूब यूज होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस जस्ट प्लस वर्ब 4 का स्ट्रक्चर भी सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो हम जवाब देते हैं आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, तो आई एम जस्ट कमिंग। कॉलोक्वियल स्टाइल, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, स्पोकन इंग्लिश में, इंटरैक्टिव इंग्लिश में हम इस तरह के वाक्यों को देखते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए हमें स्पष्ट यही याद रखना है कि अगर वाक्य अभी अभी तुरंत कुछ क्षण पहले का अर्थ रखता है तो हमें क्लियर कर लेना है कि किस टेंस में है। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वहां हम जस्ट का प्रयोग कर दें। प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम को व्यक्त कर रहा है तो हम वहां राइट नाउ या जस्ट नाउ का प्रयोग कर दें। जस्ट नाउ और राइट नाउ एक ही तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है लेट, लेटली एंड रिसेंटली। लेट, लेटली और रिसेंटली का प्रयोग कहां करें? लेट शब्द जो है यह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। इसका प्रयोग देर या देरी से के अर्थ में होता है। लेट का प्रयोग देर या देरी से के अर्थ में होता है और इसे हम सभी टेंस में यूज करते हैं। यानी जहां जरूरत महसूस हो वहां आप लेट का यूज कर सकते हैं। अब लेटली और रिसेंटली का प्रयोग कहां करें? तो लेटली और रिसेंटली ये दो एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम हाल ही में के अर्थ में करते हैं। इन दोनों का प्रयोग हम करते हैं हाल ही में के अर्थ में, और प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्यों में इनका यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्यों में हम लेटली और रिसेंटली का प्रयोग करते हैं और लेट का प्रयोग हम जरूरत के अनुसार कहीं भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल, I'll go there but I may get dash. He has bought a laptop dash. तीसरा, he came dash last night. 3 वाक्य हमने दिया है, एक और वाक्य हम दे देते हैं। You are dash today. 4 वाक्य है आपके सामने, हम लोग अब इस पर विचार करते हैं कि इसमें क्या भरना चाहिए। I will go there but I may get dash. मैं वहां जाऊंगा लेकिन मुझे देर हो सकती है, तो मुझे देर हो सकती है यहां स्पष्ट है हिंदी से ही कि हमें प्रयोग करना है लेट का। दूसरा वाक्य है he has bought a laptop। स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, has V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। he has bought a laptop, तो यहां हम लेटली भर दें या यहां हम रिसेंटली भर दें, both will be equally correct. He came dash last night. वह गत रात्रि डैश आया, हाल ही में आया या देरी से आया, तो देरी से आया, इसलिए यहां हम प्रयोग करेंगे लेट का, लेटली का नहीं। You are dash today. You are late today. आज आप
विलंब से आए हैं, यह लेट यहाँ एडजेक्टिव का काम करता है। यू आर लेट टुडे, तो लेट शब्द जो है वो एडजेक्टिव का काम भी करता है और एडवर्ब का काम भी करता है। तो आपने सीखा लेट, लेटली और रिसेंटली। अब हम बताएंगे स्टिल और येट का प्रयोग कहाँ करें। स्टिल और येट, स्टिल का प्रयोग अभी भी के अर्थ में किया जाता है। स्टिल का प्रयोग अभी भी के अर्थ में किया जाता है। कहां किया जाता है? तो अभी भी से ही स्पष्ट है कि इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टाइम वाले वाक्यों में करेंगे। जो बातें वर्तमान में हैं, हो रही हैं, उनमें हम स्टिल का प्रयोग करते हैं। और येट का प्रयोग कहां करें? तो येट का प्रयोग हम अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है अभी तक या अब तक, और इसका प्रयोग हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। येट का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और स्टिल का प्रयोग हम प्रेजेंट टाइम वाले वाक्यों में करते हैं। यह अभी भी का अर्थ रखता है। इससे अलावे कुछ और चीजें आप सीख लें तो आपको सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगी। डिफेंस के एग्जाम में फिलर में स्टिल, येट, ऑलरेडी, अर्लियर जैसे शब्द भरने को आते हैं। कंजंक्शन के अंतर्गत भी डिफेंस में भरने के लिए दिया जाता है, तो उनके लिए भी यह उपयोगी होगा। और बाकी सभी एग्जाम के लिए यह काफी उपयोगी है, एरर के लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए। तो स्टिल का प्रयोग हम कहाँ किस तरह के वाक्यों में करते हैं और येट का प्रयोग कहाँ और किस तरह के वाक्यों में करते हैं। तो जब भी हम अगर स्टिल के पोजीशन से आइडेंटिफाई करना चाहें कि कहां हम रखें, तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद स्टिल का प्रयोग होता है और इसके बाद में प्रिंसिपल वर्ब आ सकता है या अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट इत्यादि आ सकता है। यानी स्टिल का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के जस्ट बाद में होता है या ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में होता है। यह अभी भी का अर्थ रखता है। यह सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है। येट का प्रयोग कहां करें? तो येट का प्रयोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, हम वर्ब लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं और तब लास्ट में यानी अगर रिमेनिंग वर्ड्स है तो रिमेनिंग वर्ड्स भी लिख लेते हैं और तब हम प्रयोग करते हैं किसका? येट का। यानी येट वाक्य के लास्ट में आता है और यह सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में आता है। येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है। अब यह वाक्य से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम इस पर दे रहे हैं। He has not returned dash। दूसरा, they are dash afflicted with corona। he is dash in his office। और कभी कभी यह देखा गया है कि स्टिल का प्रयोग पास्ट वाले वाक्यों में भी होता है। जैसे when I reached there, when I reached there he was dash in his office। तो प्रेजेंट टाइम में तो यूज होता ही है, पास्ट टाइम में भी यूज होता है। अब इन वाक्यों में फील करके देखें। he has not returned, has not returned, दो बातें वाक्य नेगेटिव है और has प्लस V3 का स्ट्रक्चर लिए हुए है। तो इस परिस्थिति में हम यहाँ येट का ही प्रयोग करेंगे, स्टिल का कर नहीं सकते। they are dash afflicted with corona, हमने afflicted with का प्रयोग किया। आप afflicted with के बदले ill with का प्रयोग भी कर सकते हैं और ऐसे सामान्यतः सभी लोग suffer from का प्रयोग करते हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को
हम सफर फ्रॉम से लिखते तो दे आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना होता। तो वर्तमान की बात हो रही है, वे कोरोना से अफ्लिक्टेड हैं, पीड़ित हैं, वर्तमान की बात हो रही है, वाक्य अफर्मेटिव भी है, हमें एक्सुलियरी वर्ब के बाद भरना है, इसलिए यहां पर हम भरेंगे स्टिल। ही इज डैश इन हिज ऑफिस, वह अभी भी अपने कार्यालय में है, तो वह अभी भी अपने कार्यालय में है, तो यहां हम लोग प्रयोग करेंगे स्टिल का। और स्टिल कभी कभार पास्ट टेंस के वाक्यों में भी आता है, जब मैं वहां पहुंचा वह उस समय भी काम कर रहा था, तो उस समय भी पास्ट टेंस में यह अर्थ लेता है व्हेन आई रीच्ड देयर ही वाज स्टिल इन हिज ऑफिस। जब मैं वहां पहुंचा तो उस समय भी वह अपने कार्यालय में था, यानी इस तरह के वाक्यों में भी आप स्टिल का प्रयोग करेंगे। अब यहां एक चीज मैं बताऊंगा, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जिसमें स्टिल का प्रयोग, येट का प्रयोग स्टिल की तरह होता है। जैसे अभी बाकी है, अगर कहना है आपको कि अभी बाकी है या अभी किया जाना है, तो इस तरह के वाक्यों में अभी के लिए हमें येट का प्रयोग करना होता है। जैसे उन्हें अभी गिरफ्तार किया जाना है, तो दे आर डैश टू बी अरेस्टेड, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना बाकी है या अभी उन्हें गिरफ्तार किया जाना है, तो अभी के अर्थ में अगर यह स्ट्रक्चर काम करे तो आप येट का प्रयोग करेंगे। अभी बाकी है का अगर सेंस मिलने लगे तो वहां स्टिल से बेहतर माना जाता है येट को। जैसे देखिए यहां सेंस में आ रहा है कि उन लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, उन लोगों को अभी गिरफ्तार किया जाना है, तो इस तरह के सेंस में येट का प्रयोग मिले तो नो एरर होगा, आप उस सेंटेंस को काटेंगे नहीं। नेक्स्ट एक बात और इसमें हम ऐड करेंगे, स्टिल और येट में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, फिलर में भी, कॉमन एरर में भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी इनसे प्रश्न आते हैं और प्रायः लोग कंफ्यूज रहते हैं स्टिल और येट में। तो एक बात मैं और इसमें ऐड कर देता हूं कि येट के बदले में हम किन किन चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो येट इक्वल टू, यानी येट के जगह पर हम यूज कर सकते हैं सो फार, हम येट के जगह पर यूज कर सकते हैं अप टू नाउ, येट के जगह पर हम यूज कर सकते हैं बाय नाउ, इवन नाउ और अप टू द प्रेजेंट। येट के जगह पर इतनी सारी चीजें आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप येट ही जाने और येट ही सीखें। और ये सभी भी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। यह टेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वाक्य में इनका प्रयोग हुआ हो तो उसके वर्ब को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। टेंस में भी ये मैं डिटेल में बताता हूं, और टेंस का एरर भी आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। अगर ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स वाक्य में दे दिए गए हैं तो वह टेंस जो होगा वहां का, उस वाक्य का, वह हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। जैसे इस येट और इन सबको एक साथ कहना हो कि मेरे पिताजी अभी तक अपने ऑफिस से नहीं लौटे हैं, तो माई फादर hasn't returned from his office। सामान्यतः हम लोग येट लगा देते हैं, लेकिन अब आप देखिए इन सबको लिख सकते हैं येट, so far, up to now, by now, even now, या अप टू द प्रेजेंट। तो इस तरह से आपने सीखा कि येट के जगह पर हम इतने सारे शब्दों को रख सकते हैं। अब आज के सेशन को हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर में पढ़ानी बाकी है, तो उन्हें हम अगले वीडियो में फिर आपको पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।